दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे मैंने बिहार स्पेशल शुरू किया है। बिहार स्पेशल में मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। आज मैं बिहार स्पेशल में जो लेकर आई हूँ, बिहार का हिस्ट्री बताऊंगी, यानी कि बिहार के हिस्ट्री को बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी ताकि आपको पूरी तरीके से बिहार की हिस्ट्री समझ में आए। और वो शॉर्ट तरीका ये है कि मैं टाइमलाइन के थ्रू बताऊंगी, यानी टाइमलाइन ऑफ बिहार हिस्ट्री, यानी कि बिहार के जितने भी इंपॉर्टेंस घटनाएं हुए हैं, कौन से ईस्वी में हुए हैं, कौन क्या डेट्स रहा है, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको डेट भी पता चल जाएगा, डेट से रिलेटेड जो घटना हुई वही पता चल जाएगा, और बिहार की हिस्ट्री के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज मैं बताने वाली हूँ 1000 BC से लेकर 58 BC तक। जैसा कि आप जानते हैं कि AD और BC आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको AD BC के बारे में भी बहुत शॉर्ट तरीके में भी बता दूंगी। उसके बाद ही मैं ये टॉपिक को शुरू करूंगी, यानी बिहार की हिस्ट्री को शुरू करूंगी। और ये जो टाइम लाइन ऑफ बिहार में लेके आ रही हूँ, ये 4 से 5 पार्ट में होंगे, इसलिए आप लोग रेगुलर देखिएगा। आपको मैं 1000 BC से लेकर अभी तक का 2020 तक के जितने भी घटनाएं हुए हैं, यानी कि एशियन से लेकर अभी मॉडर्न तक अभी तक के जितने भी घटनाएं हुए हैं, सारी की सारी मैं आपको बता दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बिहार के हिस्ट्री की कितना इंपॉर्टेंट है, बिहार के हिस्ट्री में कौन कौन सी घटना हुई है, किस डेट में हुई है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है कि टाइमलाइन ऑफ बिहार, और जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर मैंने हिंदी में भी यहाँ लिखा है बिहार का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियाँ, बिहार इतिहास टाइमलाइन, बिहार के संक्षिप्त इतिहास, यानी बहुत ही शॉर्ट तरीके में बिहार के इतिहास के बारे में जान जाएंगे, और ऐतिहासिक कालक्रम यानी डेट के साथ उस घटना के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अब देखिए, जैसे कि बिहार का टाइमलाइन में देखिए, मैंने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से आसान भाषा में लिख दिया है कि बिहार का टाइमलाइन इस वीडियो में कवर होगा 1000 BC से लेकर 58 BC तक। तो ये BC होता क्या है, तो आप सबसे पहले BC को समझिए, तभी आप समझ पाएंगे। जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये BC है और AD है, तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि जैसे कि हमारा भारतीय इतिहास 3 भागों में बांटा गया। देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, देखिए 3 भागों में बांटा हुआ है। जैसे कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, एक पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण को एशियंट हिस्ट्री, मध्य पाषाण काल को मेडिवल हिस्ट्री, और नव पाषाण को मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो भारतीय इतिहास है सो 3 पार्ट्स में बांटा गया है, एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 1000 BC 1 लाख BC प्लस 58 BC, ये BC क्या है? तो BC के बारे में अगर आप AD और BC नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे जाइए, AD और BC के बारे में बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर डाला हुआ, आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके में यहाँ पे बता दूंगी, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं AD और BC क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है क्या होता है AD और BC। तो देखिए, BC बिफोर क्राइस्ट, और AD का जो फुल फॉर्म होता है आफ्टर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, और AD के मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो देखिए, जो ये मैंने आपको जो टाइम लाइन दिया है, ये ईसा मसीह का जन्म है, और ईसा मसीह का जन्म शून्यकाल माना जाता है, शून्यकाल। और ईसा मसीह के जन्म से जो पहले होता है वो माइनस में जाता है, यानी कि माइनस में उसकी गणना होती है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो आता है वो प्लस की गणना होती है। यानी कि मान लीजिए कोई 100 ईस्वी में अगर वो पैदा लिया, और अगर मान लीजिए 5 साल बाद वो मर गया, तो ये पीछे की ओर जाएगा, यानी 100 में 5 माइनस हो जाएगा, यानी कि 95 ईयर्स 95 ईयर्स से पहले ही वो मर चुका है, 100 ईयर्स से होने से पहले। उसी तरीके से अगर जन्म के बाद, जैसे जन्म के बाद, जैसे ईसा मसीह का जन्म के बाद जो प्लस में होता है, जैसे हम लोग अपने आयु की गणना करते हैं कि कोई बच्चा मान लीजिए 2000 में जन्म लिया है, और 2005 में उसका 5वां बर्थडे है, तो अब जब गणना होगी तब कितने साल का हो जाएगा, तो 5 वर्ष का होगा। लेकिन अगर इस पे जन्म से पहले उसकी गणना होगी तो ये पीछे की ओर जाएगा, यानी कि 1995 तक चला जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले जो होता है वो प्लस यानी घटते की ओर जाता है, जन्म के बाद बढ़ते की ओर जाता है। आप AD और BC के बारे में अच्छे से बहुत ही शॉर्ट तरीके में जान गए, तब आपको पता चल जाएगा कि AD होता क्या है, BC क्या होता है। AD का मतलब समझिए आफ्टर क्राइस्ट, जन्म के बाद, और जन्म से पहले BC। और ये जो ईसा मसीह का जन्म काल माना जाता है शून्यकाल। और हम लोग जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो गोर्गियन कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, भारतीय इतिहास में गोर्गियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने बताने वाली थी कि मैं टाइमलाइन का बताऊंगी, तो मैंने BC के बारे में बता दिया आपको। आज मैं बताने वाली हूँ बिहार का टाइमलाइन, वो BC में जितनी भी घटनाएं हुए हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले जितनी भी घटनाएं हुए हैं बिहार में, वो सारे के सारे मैं बता दूंगी। और जो
अगला पार्ट रहेगा वो एडी से शुरू होगा। आज मैं बीसी को एक ही वीडियो में कवर करने जा रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है 1 लाख ईसा पूर्व। अब देखिए बीसी को जो हम लोग बोलते हैं ईसा पूर्व, जैसे कि बीसी तो बीसी ईसा पूर्व, ठीक है। और ये जब एडी आएगा तो ईसवी हो जाएगा, ईसा पूर्व हो जाएगा बीसी, और जब एडी आएगा तो ईसा पूर्व हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा भी है, आपको दिखा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो कि एडी और बीसी जब होगा तो कैसे होगा। चलिए अब देख लीजिए। चलिए सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है 1 लाख ईसा पूर्व, यानी कि 1 लाख ईसा पूर्व पहले अभी नहीं, पहले। देखिए 1 लाख ईसा पूर्व बिहार में देखिए पूरा पाषाण के अवशेष मुंगेर व नालंदा जिले के उत्खनन से प्राप्त हुए। फिर आप देखिए नेक्स्ट, देखिए 1500 बीसी यानी 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व में नव पाषाण काल के में अवशेष सारण के चिरात तथा वैशाली के जिले चीचर नामक स्थान से प्राप्त हुए। क्या क्या मिले मैं बताऊंगी अभी आपको। अब देखिए नेक्स्ट 1000 बीसी, 1000 बीसी यानी ईसा पूर्व। जहाँ भी बीसी रहेगा वहाँ ईसा पूर्व होगा हिंदी में। कहीं कहीं पे मैंने लिखा है, कहीं पे नहीं लिखा, तो आप समझ जाइएगा। तो देखिए 1000 बीसी ताम पाषाण युगीन अवशेष चिरात तथा चेचर सोनपुर गया तथा मनेर पटना से प्राप्त हुए। अब देखिए एक एक चीज आप समझिए पहले। यहाँ पे 1000 ईसा पूर्व में जो पूरा पाषाण काल के जो अवशेष मुंगेर और नालंदा जिले से, जैसा कि आप जानते हैं बिहार में 38 जिले हैं, और 38 जिलों में से मुंगेर एवं नालंदा जिले से जो उत्खनन में प्राप्त हुए थे वो 1000 पूर्व यानी ईसा पूर्व पहले, तो वो मानव से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार के तात्कालीन साक्ष्य व सामग्री प्राप्त हुए। यानी मानव से जुड़े हुए कुछ साक्ष्य मिले थे ये जब उत्खनन हुए थे नालंदा और मुंगेर के जिले में तब। अब देखिए नेक्स्ट उसमें 1500 बीसी यानी कि 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईस्वी में नव पाषाण काल का अवशेष सारण और चिरात तथा वैशाली जिले से मिले। उस स्थान में जो मिले थे वो लाल मीढ़ भांड के पत्थर से बने हुए औजार थे। लाल मीढ़ भांड थे, यानी कि मीढ़ भांड मतलब कि मिट्टियों का बर्तन और पत्थर से बने हुए औजार, पत्थरों का उपयोग करके औजार बनाए गए थे। वो जब उत्खनन हुआ था नव पाषाण काल में सारण और चिरात के वैशाली जिले से मिले थे। अब थर्ड देखिए 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व में देखिए ताम्रपत्र युगीन अवशेष चिराद और चेचर सोनपुर तथा गया और पटना मनेर से प्राप्त हुए थे। उसमें क्या क्या मिले थे, तो क्या क्या मिले थे, इसमें हड़प्पा सभ्यता की विशेषता मानी जाती है। इसमें हड़प्पा सभ्यता से जुड़े कुछ वैसे बर्तने मिले, बर्तन के टुकड़े मिले, कृषि का साक्ष्य मिला और पशुओं का साक्ष्य मिला था। यानी कृषि का साक्ष्य मिला, पशुओं को साक्ष्य मिला, कुछ बर्तने मिले। ये 1000 ईसा पूर्व में मिले थे जब बिहार में इसका उत्खनन किया गया था ताम्रपाषाण युगीन काल में, जब चिराद और चेचर सोनपुर में किया गया था। 1500 ईसा पूर्व में जब नवपाषाण में हुआ था तो लाल मीढ़ भांड मिले थे और पत्थर के औजार मिले थे। फिर 1000 ईसा पूर्व में सबसे पहले जब उत्खनन किया गया था तो इसमें मानव से जुड़ी हुई सामग्री को मिला था। अब चलिए सबसे पहले जैसे कि आप देख ली 1 लाख ईसा पूर्व 1500 बीसी, और फिर देखिए 1000 ईस्वी बीसी तक चला आया। अब देखिए नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए 1000 बीसी को पूर्व ऐतिहासिक काल माना जाता है। क्या माना जाता है, तो पूर्व ऐतिहासिक काल माना जाता है। अब उसके बाद देखिए 1000 से लेकर 600 बीसी तक, 1000 से लेकर 600 बीसी तक किसका था, तो देखिए आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन हुआ था। यानी कि बिहार क्षेत्र में आर्यों का आगमन 1000 से 600 बीसी तक हुआ था। ये दूसरा पॉइंट देखिए अंग व मगध महाजनपदों का उत्कर्ष हुआ था, मगध महाजनों का उत्कर्ष हुआ था। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए महाजनपद काल देखिए 600 बीसी तक, 600 से प्लस 300 बीसी तक रहा था। और महाजनपद कहते हैं जैसे कि महान कबीले के पैर जहाँ जहाँ पड़ेंगे वहीं पे नए नए साम्राज्य बन जाएंगे। ये महाजनपद काल हुआ। महाजनपद काल अंगुत्तर निकाय में है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है बौद्ध धर्म में। ये अंगुत्तर निकाय में मिलता है 16 जनपदों का। ये जितने भी 16 महाजनपद थे सारे के सारे स्वतंत्र थे। अब नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए अब आ गया महात्मा बुद्ध का टाइम लेते। देखिए महात्मा बुद्ध का जो दिया हुआ है 563 से लेकर 483 बीसी तक इनका दिखाया गया है कि जीवन काल है।
महात्मा बुद्ध का। तो महात्मा बुद्ध का जीवन काल है जो 2 जगह आपको देखने को मिलेगा, 2 अलग अलग डेट में देखने को मिलेगा, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। कोई एक ही डेट आप याद करिएगा, कभी भी आपसे जो भी डेट में कंफ्यूजन रहता है कभी भी एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। तो देखिए 563 से लेकर 483 तक महात्मा बुद्ध का जीवन काल रहा। आप देख रहे हैं सब टाइमलाइन से आ रहा है। तो जीवन काल रहा, जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और एक कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम सुदोधन था और माता का नाम माया देवी और गौतमी थी। माया देवी इनकी पहली माँ थी, गौतमी इनकी मौसी थी, वही इनका लालन पालन की थी। पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था और 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। 29 वर्ष में घर त्याग दिए थे और उसके बाद शिक्षा ग्रहण 6 वर्ष के बाद शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्हें गौतम बुद्ध कहने जाने लगा था। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष में हुआ था। अब नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए 540 से लेकर 468 तक। देखिए आप यहाँ पे देखिए 83 सारे के सारे आपको जाएंगे तो वो माइनस में और जा रहे हैं, माइनस की ओर चले जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि BC भी जब भी होगा तो माइनस की ओर ही जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए वर्धमान महावीर का जीवन काल कब से रहा, तो 540 से लेकर 468 BC तक रहा। तो जैन का मतलब होता है कि इंद्रियों को जीतना। सबसे पहले तो आइए देखिए महावीर जो थे, महावीर स्वामी जो थे वो थे 24वें तीर्थंकर थे, यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनका बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म जो हुआ था 540 में, जैसे 540 से लेकर 468 तक इनका जीवन काल माना गया, यानी 540 तक में इनका जन्म हुआ, 468 तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इसीलिए इनका जो जीवन काल का है 540 से लेकर 468 ईस्वी तक है। इनका जो जन्म हुआ था वो कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला थी। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, पत्नी का नाम यशोदा था और बेटी का नाम अजौनप्रिया था। इनका जो दामाद था वो जामिल था, उनका नाम जामिल था। 30 वर्ष के बाद महावीर ने घर को त्याग दिया था और 12 वर्ष के बाद कठिन तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष में हुआ था, यानी कि 30 वर्ष में घर को छोड़ दिया और 12 वर्ष इन्होंने तप किया। तप करने के बाद 42 वर्ष में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 544, यानी कि अब वर्धमान यानी महावीर के जीवन काल के बाद अब देखिए यहाँ पे आ गया 444 से लेके 492 BC तक मगध का उत्कर्ष हुआ। मगध का उत्कर्ष में देखिए सबसे पहले प्रथम हर्यक वंशीय जो थे वो वो बिंबिसार का सिंहासन रोहन हुआ था, यानी कि बिंबिसार को पहला सिंहासन दिया गया था जब मगध का उत्कर्ष हुआ था। मगध को उत्कर्ष मैंने आपको बताया था कि मगध को उत्कर्ष यहाँ पे देखिए अंगद महाजनपद का उत्कर्ष हुआ था 1000 से 600 BC तक का हुआ था। अब देख लीजिए उसके बाद आपको मैं बता देती हूँ कि जो मगध में जो राजा थे वो कौन कौन थे। तो मगध में जो राजा थे वो थे हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश था, मौर्य वंश था, सुक वंश था, कर्ण वंश था। ये सारे के सारे अभी आने वाले हैं, आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया है। अब देखिए उसके बाद 492 यानी कि जब मगध का उत्कर्ष हुआ और बिंबिसार को सिंहासन रोहन किया गया, जो प्रथम हर्यक वंश के शासक बिंबिसार थे और हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, इन्हीं को हर्यक वंश के स्थापक रूप में माना जाता है। तो देखिए उसके बाद जो नया नेक्स्ट टाइमलाइन आया वो था 492 से लेकर 460 BC तक, यानी अजातशत्रु का शासनकाल रहा। अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था। किसका था? तो बिंबिसार का बेटा था तथा ये वैशाली पर विजय पाया था। अजातशत्रु अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु के समय ही साम्राज्य का विस्तार अधिक जोड़ कर दिया था और प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी इसी के टाइम पे हुई थी। जो नेक्स्ट अभी जो अपना टाइमलाइन आ रहा है वो देखिए 483 में BC में राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के समय में, यानी प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? तो 483 BC में हुई थी और जो वैशाली जो राजगिरी में हुए थे, यानी कि राजगीर में आयोजित की गई थी। अब नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए 460 से लेकर 444 BC तक, यानी कि 460 BC से लेकर 444 BC तक उदाइन का शासनकाल रहा। अब देखिए ये उदाइन अजातशत्रु का बेटा था। उदाइन इसने भी अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा था।
ये नई राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया था, नई राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया था। नेक्स्ट टाइम लाइन में मैंने वही लिखा है। नेक्स्ट में देखिए 455 में पाटलिपुत्रा में उदयन की राजधानी बनाया था। तो राजधानी उदयन ने पाटलिपुत्रा में 455 में BC में बनाया था। अब चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखा हुआ है, पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किसने किया? तो उदयन ने किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पाटलिपुत्रा मगध साम्राज्य की राजधानी बनी, यानी मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा बनी और उदयन उसका शासनकाल में रहा था 460 से लेकर 444 BC तक। अब नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए, 412 से लेकर 344 BC तक, 412 से लेकर 344 शिशुनाग वंश का शासनकाल, 412 से लेकर 344 तक रहा था शिशु। अब देखिए यहाँ पे शिशुनाग का जो बेटा था वो कालाशोक था। कालाशोक के बारे में अभी जो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है, नेक्स्ट टाइमलाइन 383 BC में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी जो हुआ था वो राजगिरी में हुआ था, और द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बिहार के वैशाली जिले में हुई थी। थर्ड पॉइंट देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति में कालाशोक के समय आयोजित हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शिशुनाग का बेटा कालाशोक था। कालाशोक के ही समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और वो वैशाली में किया गया था। अब नेक्स्ट देखिए 344 से लेकर 322 BC तक, यानी कि 344 BC से लेकर 322 BC तक शिशुनाग वंश का शासनकाल समाप्त। यानी शिशुनाग वंश था वो, जब यहाँ पे शिशुनाग वंश का जो स्टार्टिंग हुआ 412 से लेकर 322 में इसका शासनकाल समाप्त हो गया। और कब हुआ? नंद वंश का शासनकाल शुरू, इसी टाइम नंद वंश का शासनकाल शुरू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नंद वंश का जो राजा था वो महापद्मन का मगध का राजा बना। यह महापद्मन जो थे वो नंद वंश के संस्थापक थे, और नंद वंश में 2 ही राजा था, महापद्मन और घनानंद। और जब शिशुनाग का अंत होने के बाद, समाप्त होने के बाद, तब ये महापद्मन अपना नंद वंश का स्थापना किया था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, नेक्स्ट टाइमलाइन में देखिए 322 से लेकर 185 BC तक, 185 BC तक। इसमें देखिए मौर्य वंश का शासनकाल रहा। किसका? तो मौर्य वंश का शासनकाल रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी मगध के जो राजवंश रहे थे उसमें हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, मौर्य वंश, सुग वंश और कर्ण वंश। देखिए मैं आपको अपनी कॉपी भी दिखा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि मैंने भी बिल्कुल इस तरीके से लिखा हुआ है, तो मैं वही बता रही हूँ आपको। तो देखिए जो नेक्स्ट टाइमलाइन आया वो था 322 से लेकर 185 BC तक मौर्य वंश का शासनकाल रहा। तो जैसा कि आप जानते हैं मौर्य वंश के बारे में, तो मौर्य वंश के बारे में बताया जाता है कि मौर्य वंश के चाणक्य के द्वारा घनानंद को हराकर, यानी नंद वंश के जो दूसरे राजा महापद्मन के बाद थे वो घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और उसके स्थापना करने में सबसे बड़ा हाथ था चाणक्य का, और वो चंद्रगुप्त मौर्य को लाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टाइमलाइन 322 से 298 BC तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 322 से लेकर 298 BC तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा था। BC यानी ईसा पूर्व। अब देखिए यहाँ पे आगे, यहाँ पे 315 BC यानी कि 315 ईसा पूर्व में देखिए यूनानी नरेश सेकुलस के राजदूत मैक्थनीज ने मगध की राजधानी में पाटलिपुत्र व पालिब्रोथा का आगमन किया था। एक सेकुलस के नरेश थे, यूनान के एक राजा थे जो जिनका नाम सेकुलस था। उन्हीं का राजदूत मैक्थनीज ने मगध की राजधानी यानी पाटलिपुत्रा में आगमन किया था। तो कब किया था? 315 में। आपको बिल्कुल भी मुझे क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि सारे के सारे क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आए हुए हैं। अब नेक्स्ट देखिए उसके बाद 398 से लेकर 272 BC तक, 300 BC तक। तो इसमें बिंदुसार का शासनकाल रहा। किसका रहा? तो ये बिंदुसार का शासनकाल रहा था। अब देखिए उसके बाद आगे आपका नेक्स्ट टाइमलाइन 272 से लेकर 232 BC तक अशोक महान का शासनकाल रहा। किसका रहा? तो अशोक महान का शासनकाल रहा। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं अशोक महान के शासनकाल के। तो देखिए ये बिंदुसार का के शासनकाल में अशोक के तक्षशिला तथा उज्जैन का गवर्नर था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद 4 वर्षों तक सत्ता का संघर्ष रहा था।
यानी कि बिंदुसार के जब शासनकाल था 298 से 272 तक, उसके बाद अशोक का जो साम्राज्य हुआ था 270, यानी कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद 272 से लेकर 232 BC तक महान जो अशोक थे उनका शासनकाल रहा था। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो टाइमलाइन आ रहा है वो आ रहा है 261 BC। 261 BC में आखिर क्या हुआ, यानी 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ, तो कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का युद्ध हुआ था, तो कलिंग का युद्ध देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से लिख दिया है। तो देखिए कलिंग का युद्ध में, यह युद्ध मौर्य साम्राज्य के राजा अशोक और कलिंग के राजा आनंद के बीच में हुआ था। किन के बीच में हुआ था, तो मौर्य साम्राज्य के जो राजा अशोक थे, जैसे कि पिछले टाइमलाइन में आपने देखा कि जो अशोक महान शासक के जो शासन रहा था 272 से लेकर 232 BC तक, तो उसी में देखिए 261 में कलिंग का युद्ध हुआ। तो ये युद्ध मौर्य साम्राज्य के राजा अशोक के बीच में हुआ था और कलिंग के राजा आनंद के बीच में हुआ था, तथा विजय मौर्य साम्राज्य का हुआ था। यानी कि कलिंग के राजा आनंद और मौर्य साम्राज्य के राजा अशोक दोनों की जो युद्ध होने के बाद इसके विजय मौर्य साम्राज्य को हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट 250 में पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये किनके समय में, तो अशोक के समय में आयोजन हुआ था। किसके समय में, तो अशोक। जैसा कि आप जान रहे हैं अशोक का शासनकाल, आप देख रहे हैं कि अशोक का शासनकाल अभी अब मैंने आपको बताया कि 272 से लेकर 232 तक अशोक का महान का शासनकाल रहा था। अब देखिए उसके बाद आ गया आपका 185 में देखिए पुष्पमित्र शुंग द्वारा बृहदर्थ की हत्या और मौर्य वंश का अंत, यानी कि मौर्य वंश का जो राजा था बृहद, उसकी हत्या कर दिया पुष्पमित्र शुंग और अपना पुष्पमित्र शुंग वंश का स्थापना किया था। तो शुंग वंश का स्थापक जो है वो संस्थापक है वो पुष्पमित्र शुंग को माना जाता है। और ये किनकी हत्या करके गद्दी पे बैठा था, तो बृहद की हत्या कर मौर्य वंश का अंत किया था। अब आगे देखिए 185 में डेमोस्ट्रियस ने पाटलिपुत्रा पे आक्रमण किया, यानी कि डेमोस्ट्रियस ने पाटलिपुत्रा पे आक्रमण किया था। पहला आक्रमण जो हुआ था डेमोस्ट्रियस के द्वारा पाटलिपुत्रा में 185 में हुआ था। ये हिंदी यूनानी ग्रीक का एक आक्रमणकारी था जो सिंध पंजाब वाले अधिकतर क्षेत्र पर आक्रमण किया था, और ये डेमोस्ट्रियस ही पाटलिपुत्रा पे पहला आक्रमक बना था। अब नेक्स्ट देखिए टाइमलाइन 185 से लेकर 75 BC तक, 105 से लेकर 75 BC तक शुंग वंश का शासनकाल रहा। शुंग वंश, जैसे कि आपने देखा कि शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्पमित्र शुंग थे, ये मौर्य वंश के बृहद की हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना की थी। और इनका जो शासनकाल रहा देखिए 185 में इसने हत्या करके गद्दी पर बैठा था, वही चीज मैंने लिखा 185 से लेकर 75 BC तक शुंग वंश का शासनकाल रहा। अब नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए 75 से लेकर 30 BC तक, यानी कि 75 BC से लेकर 30 BC तक कण्व वंश का शासनकाल रहा। कण्व वंश का देखिए शासनकाल रहा, ये 45 साल शासन किया। और कण्व वंश का अंत संतवाहन वंश के द्वारा हुआ था, यानी कण्व वंश की जब शासन खत्म हुआ था तो उसका खत्म करने में जिनका हाथ था वो था संतवाहन वंश का हुआ था। अब जो लास्ट देखिए, लास्ट जो मैंने बताया था कि 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर मैं 58 ईसा पूर्व तक बताऊंगी, तो देखिए लास्ट 58 BC विक्रम संबंध का प्रारंभ, इसमें दिखा रहा है आपको विक्रम संबंध का प्रारंभ। तो देखिए विक्रम संबंध का जो प्रारंभ हुआ था वो किए थे राजा विक्रम आदित्य के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, तो राजा विक्रम आदित्य के द्वारा किया गया था। और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, ये विक्रम संवत निकालने का सबसे आसान तरीका है। तो देखिए जो भी ईयर चल रहा है, यानी कि अभी हमारे जो 2021 चल रहा है, इसमें 58 ऐड करने के बाद आपको जितने भी आएंगे वही विक्रम संवत अभी चलता है। तो ये जब भी आपको विक्रम संवत निकालने की बात की जाएगी तो 50 जो भी ईयर चल रहा है, यानी 2021 चल रहा है, उसमें 58 को प्लस करने के बाद जो भी आएगा वही विक्रम संवत का होगा। तो विक्रम संबंध जो हुआ था 58 BC में हुआ था। विक्रम संबंध का प्रारंभ हुआ था राजा विक्रम आदित्य के द्वारा हुई थी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि मैं 1 लाख से लेकर 58 BC तक बताऊंगी। तो देखिए मैंने पूरा का पूरा 58 तक जितना भी बिहार में इंपॉर्टेंस टाइमलाइन थे वो सारे के सारे मैंने बता दिया है। वीडियो बहुत ही थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन आप लोग ज़रूर देखिएगा।
जो एक एक चीज़ मैंने आपको बताया डिस्क्राइब करके वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको जो मैंने ओरली बताया उसको अभी आप लिख लीजिएगा। आज जो मैंने आपको बताया है वो टाइमलाइन ऑफ बिहार के बारे में, यानी कि 1 लाख BC से लेकर 58 BC तक मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट्स आएगा इसका टाइमलाइन ऑफ बिहार में तो वो होगा AD से होगा, क्योंकि मैंने BC तक पूरा कंप्लीट कर दिया है। यानी ईसापुर में जितने भी घटनाएं हुए सारे के सारे मैंने कंप्लीट कर दिया। जैसा कि मैंने 1 लाख से शुरू कर 58 तक पूरे के पूरी टाइमलाइन को आपको बता दी हूँ कि बिहार में जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुए हैं वो सारे के सारे। और ये जो मैं बता रही हूँ मेरा खुद का नोट्स है, अब बिल्कुल इसी तरीके से बुक में भी लिखा हुआ है। जो मैंने एक बुक आपको शॉर्ट में बताया था, तो ये बुक देखिए मैंने आपको बताया था शॉर्ट में, बिल्कुल इसी तरीके से देखिए इस सारे के सारे चीज़ जो मैंने बताया है आपको ये भी बुक में लिखा हुआ है अच्छे तरीके से। आप बुक की मदद ले सकते हैं इसमें। जैसा कि मैंने आपको जैसे इतिहास के तीनों के बारे में बता दिया कि 3 पार्ट्स में बांटा गया है, एशियन, मिडीवल और मॉडर्न। उस तरीके से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि 1 लाख विषय से ऐतिहासिक काल माना जाता है। 1076 आर्यों ने बिहार पर क्षेत्र पर आगमन हुआ था, यानी कि बिहार के क्षेत्र में आगमन 600 BC में 600 ईसापुर में हुआ था। अंग महाजनपद, जैसे 16 महाजनपद का बौद्ध के अंग उत्तर निकाय में इनका वर्णन किया गया है, इसके बारे में बता दिया। महात्मा बुद्ध का जीवन काल बताया कि कब से कब तक था। और वर्धमान यानी कि 16वें तीर्थंकर महावीर के बारे में पूरी की पूरी 10वें तीर्थंकर महावीर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको दे दी मैंने। उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष को बताया, जो प्रथम हर्यक वंशीय मगध नरेश बिंबिसार बने थे। और मैंने बताया आपको कि जितने भी हर्यक वंश में जो राजा थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन थे। इसको दिखा भी दिया आपको अपने नोट्स में कि जो हर्यक वंश के जितने भी राजा थे उनके नाम मैंने आपको इजी तरीके से दिखा दिया, तो आपको पता चल जाए कि हर्यक वंश में कितने राजा हुआ करते थे। तो देखिए मैं एक बार आपको फिर दिखा देती हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए हर्यक वंश में जो मैंने आपको बताया था वो देखिए मैंने यहाँ भी लिखा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुन वंश, कंद वंश। आपको मैं यहाँ भी दिखा देती हूँ। जैसे देखिए हर्यक वंश के बाद आया था ये हर्यक वंश के बारे में, उसके बाद यहाँ पे शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश आया। आप देख रहे हैं इस तरीके से मैंने आपको पूरी की पूरी बता दी है। सर्कुलस मैग्थनीज के बारे में बताया था। मैग्थनीज ने ही इंडिका को जो इंडिका नामक एक बुक लिखा है उसमें ही मगध के जितने भी चीज़ है उनका वर्णन किया गया है। और भी जो मैं आगे टाइमलाइन लाएंगी उसमें एक एक करके मैं डिस्क्राइब करूंगी एक एक चीज़ को, ताकि आपको पता चल जाएगा। आज जो मैंने आपको बताया वो BC तक आपको पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इससे अलावा आपको कहीं भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाएगा तो आप कभी भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि ये टाइमलाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टाइमलाइन से बहुत ही शॉर्ट तरीके में जितनी भी BC में घटनाएं हुए हैं, ईसापुर में घटनाएं हुए, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल गई है। अब नेक्स्ट जो मेरा वीडियो रहेगा, यानी कि इसका अगला पार्ट जो रहेगा वो AD से रिलेटेड होगा, क्योंकि BC तक यहीं तक आपका टाइमलाइन आपसे पूछा जाएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। और ये जो भी मैं बता रही हूँ मेरा खुद का नोट्स है, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम रह गया होगा तो आप मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो इसमें मैं बताई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा खुद का नोट्स है, तो देखिए ये को मैंने शॉर्ट में लिखा था और लॉन्ग के लिए मैंने इस अपने एक और जो मेरा कॉपी है उस देख लीजिए, बिल्कुल मैंने इसी तरीके से लिखे हुई हूँ सारे के चीज़ के बारे में। देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। जैन धर्म वगैरह से लेके मैंने हर चीज़ जो भी बताया मैंने अपने खुद के नोट से बताया है। कहीं भी कुछ भी मिस्टेक हुआ तो आप मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। अगला जो मेरा होगा अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला रहेगा बिहार के टाइमलाइन पे ही रहेगा, और वो आगे के यानी 58 BC तक खत्म हो चुका है। अब AD शुरू होगा तो AD के बारे में आपको पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के बिहार स्पेशल में इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोग को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अब जो भी आप वीडियो आएगा थोड़ा लंबा ही रहेगा, क्योंकि मैं बिहार का टाइमलाइन को बता रही हूँ, तो इसको एक लिखा हुआ जो मेरा ये नोट्स है उसको दिखाऊंगी, और साथ साथ में मैं ओरली भी आपको बताऊंगी, यानी कि मौखिक रूप से भी आपको मैं बताऊंगी, तो उस पॉइंट्स को भी आप जरूर नोट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के बिहार स्पेशल में बस इतना ही। कल फिर नए पार्ट्स के साथ इससे मिलती हूँ और नए जोश के साथ अब बिहार स्पेशल में मिलूंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।